बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूजनीय श्री दत्तात्रेय होसबले जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मेरे बड़े भाई साहब जिनको आज की इस राजनीतिक पारी में अपना मेंटोर समझता हूँ, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री कैलाश चंद्र जैन साहब, श्री भुवन मोहन जी, श्री संतोष जी तनेजा, श्री कन्हैयालाल जी, उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, शारदीय शुभकामनाएं। मौसम बदल रहा है, अभी आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो। इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन जिन सब ने आपकी इस जर्नी में आपका गाइडेंस किया, आपको सहयोग दिया, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। संकल्प पिछले 35 वर्षों से समाज में उभरते नौजवान प्रशासकों को भारतीय मूल्य और एक संस्कार देने का जो पवित्र काम कर रहा है, ये अति महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए संकल्प को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्री संतोष जी, श्री अनिल जी शर्मा जी, श्री जी प्रसन्न कुमार जी, श्री राकेश गर्ग जी, श्री कन्हैयालाल जी, श्री भुवन मोहन जी और संकल्प से जुड़े अन्य कई महानुभाव जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप वो पवित्र काम कर रहे हैं जो समाज में बहुत कम लोग इस तरह का पवित्र कार्य अपने हाथ में लेते हैं। आप समाज की एक नई नींव रख रहे हैं और जो मूल्यों पर आधारित सामाजिक सेवा की हमारी कामना रहती है, हमारा जो विचार है, हमारे विचार परिवार में जो भावना रहती है, उस भावना में राष्ट्र निर्माण का बहुत अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल आपका है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस मीटिंग में मुझे प्रत्यक्ष रहना था और मेरी आंतरिक इच्छा भी बहुत थी। कुछ वर्षों पहले भाई साहब श्री गोपाल जी आर्या जी ने भी कहा था कि इस संकल्प के साथ आप लगातार जुड़िए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, वो हमारे नौजवान साथियों के लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। पहले नहीं जुड़ पाया, लेकिन आज मैं जुड़ रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके साथ जोड़ा। आज यहाँ पर सिलवासा दादर नगर हवेली में उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं यहाँ से जुड़ रहा हूँ। लेकिन मन मन में बहुत इच्छा थी कि मैं आपके साथ पर्सनली फिजिकली वहां पे जुड़ूं। आज मैं सोच रहा था कि अपने नौजवान साथियों के साथ क्या बात करूं। मेरे कार्यालय से एक स्पीच लिख के आया, लेकिन मैंने सोचा मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा। मैं केवल अपने हृदय में कुछ जो बातें हैं, कुछ मन में जो ऐसे संस्मरण हैं जो शायद आपके काम में आ सके, ऐसे संस्मरण आपके सामने रखना चाहूंगा। कोई बहुत मेरा लंबा प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा। मैंने बहुत जल्दी आईएएस छोड़ दिया था और वीआरएस के लिए जो 20 साल होते हैं जिसमें पेंशन मिलती है, उसके लिए भी मैंने वेट नहीं किया। 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद में ही मैं एक नई जिंदगी बनाने के लिए निकल गया था आईएएस से। लेकिन जो कैनवस, जो ब्रॉड कैनवस सिविल सर्विसेज लोक सेवा देता है, वैसा ब्रॉड कैनवस आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जैसा मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने घर के आसपास, अपने गांव में जो कुछ भी देखते हैं, उसमें परिवर्तन लाने का अगर आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है तो वो सिविल सर्विसेज में मिलता है। इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को भूलना नहीं है, इसको कभी भी हमेशा याद रखना है। याद रख के जिंदगी में जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, तब आप इसको जरूर एक परिवर्तन, एक एक सिस्टेमिक परिवर्तन न कर पाए तो भी किसी की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सके, तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। कई लोग कहते हैं कि पावर क्या है। पावर की बड़ी बड़ी डेफिनेशंस बनती है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो इस पे किताबें भी लिख डाली। कई फिलोसोफर्स ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी की बड़े फलसफे, बड़ी फिलोसफीज लिखी पावर क्या है। मुझे कोई पूछता था कि पावर क्या है, या आज भी कोई पूछे, तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ जो मेरे मन में है जवाब। पावर वो चीज है जो किसी गरीब के, किसी असहाय के, किसी वंचित के, जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके जिंदगी में अगर आप कुछ हम कुछ परिवर्तन लेके आ सके,
उनके चेहरों पे अगर स्माइल, कोई एक मुस्कान ला सके, एक उनकी जिंदगी में खुशी ला सके, तो वही पावर है। तो पावर की अगर ये डेफिनेशन आप भी अगर अपने नौजवान साथियों, अगर आप भी अपने मन में रखेंगे, तो एक जो गाइडेंस के लिए हमको एक हमेशा चाहिए होता है कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, जो कंपस होता है लाइफ का, वो कंपस आपके सामने हमेशा रहेगा। मैंने इस कंपस को हमेशा अपनी जिंदगी में रखा है, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, चाहे प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला पारी हो, या चाहे आज मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक बड़ा दायित्व रख रहा हूँ। तो हर वक्त मैंने अपनी जिंदगी में यही रखा है कि पावर का मीनिंग क्या है, ये मुझे हमेशा याद रहे। ये मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता था कि अपनी शिक्षा और संस्कार दोनों के महत्व को आप कभी नहीं भूलिएगा। शिक्षा का अपना बहुत बड़ा महत्व है, अगर एमबीए किया आपने, एमटेक किया, उसका एक अलग महत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है संस्कार। क्योंकि संस्कार अपनी जिंदगी का फाउंडेशन होता है। संस्कार अपने कार्यशैली का, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हम सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही हम फिर बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही फिर करते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और वैसा ही हम कार्य करते हैं। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो कि मूल है सभी चीजों का, वही मूल हमारे संस्कारों से जुड़ा होता है। इसलिए संस्कारों पे ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार परिवार से आते हैं, संस्कार समाज से आते हैं, संस्कार जिन संस्थाओं के साथ हम जुड़ते हैं उनसे आते हैं, संस्कार मित्रों से भी आते हैं, संस्कार हमारे गुरुजनों से भी आते हैं। तो वो सब संस्कार ने, उन सब संस्कारों ने और उस शिक्षा ने आज आपको इस पद तक पहुंचाया है। इसके बाद में, यहां तक पहुंचने के बाद में, एक आप नई जिंदगी देखेंगे, जिसको पूजनीय दत्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कहीं हम ऐसा ना हो कि किसी कास्ट सिस्टम में फंस जाए। समाज अब आपको अपने पलक पावड़े पे बिछा के रखेगा। समाज अब आपको हमेशा जो आप कहोगे उसको अच्छा कहेगा। समाज अब आपको जो आप चाहोगे वैसा सुनना, जैसा आप सुनना चाहोगे वैसा आपको बोलेगा। समाज आप कहोगे सूरज पश्चिम से निकलता है, तो सामने वाले आपके अफसर बोलेंगे यस सर, यस मैडम, सूरज पश्चिम से निकलता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप अपने आप को सजग रख पाए, स्वयं को, जिन परिस्थितियों से आप निकले और जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उसके साथ अपने आप को अगर आप जोड़ के रख पाए, तो आपके लिए जिंदगी का बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत आप समाज में अपना नाम कर पाएंगे, और जिन सपनों के साथ आप इस सर्विस में घुस रहे हैं, जा रहे हैं, उसको आप उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि जिंदगी में माननीय दत्ता जी ने जैसा कहा, इफ इंडिया डाइज हु लिव्स, ये जो प्रश्नवाची तरीके से पूछा, एंड इफ इंडिया लिव्स हु डाइज, इस भावना को एकदम याद रख के हमें साथ रहना चाहिए हमेशा। कोई भी काम करें, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हम अपने विभाग की सोचें या राष्ट्र की सोचें, तो पहले राष्ट्र की सोचनी चाहिए। लोग अपनी अपनी कुर्बानी देते जिंदगी, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक व्यक्ति का जीवन। तो हम, हमारे सैनिक तो सीमा पे अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं। उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो राष्ट्र के लिए जो कुर्बानी दे सकते हैं उनको याद रखें। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम को हमेशा याद रखें। मैं अपनी छोटी सी जर्नी के 3 एग्जाम्पल आपके सामने, स्पेसिफिक एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। शायद उन एग्जाम्पल से आपको कहीं एक जीवन में फायदा हो सके, विशेषकर जब परिस्थितियां ऐसी आती है कि मैं क्या निर्णय लूं, तो उस वक्त पुराने कुछ संस्मरण हमेशा याद रहते हैं। पहला उदाहरण कटक, उड़ीसा के कटक जिले का है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा, सिविल सर्विसेज में, लोक सेवा में जब हम आते हैं, तो हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा जो मेजरमेंट है वो किससे होता है। मेरा मानना है कि अगर हम
समाज के जो सबसे गरीब, जो सबसे पिछड़े, जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनका कॉन्फिडेंस अगर जीत पाए तो लगना चाहिए कि हाँ, हम सक्सेसफुल हुए। हो सकता है हम उनकी जिंदगी में बहुत कुछ न कर पाए, कुछ कर पाए, कुछ न कर पाए, 10 प्रयत्न करेंगे, 2 सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर हम उनका कॉन्फिडेंस जीत पाए तो मानना चाहिए कि हाँ, हम सक्सेसफुल हुए। कटक जिले में एक दिन रात को 2-2:30 बजे, 3 बजे के आसपास का समय था। करीब 70-80 मजदूर, मेरे घर के सामने, मैं कटक में सेवा करता था जिलापाल के हिसाब से, कलेक्टर के हिसाब से, तो कुछ मजदूर दरवाजे पे आए। और मेरी शुरू से इस तरह की आदत रही है कि रात में भी आए, दिन में भी आए, मैं बहुत लोगों से मिलता था। तो रात में 2-3 बजे तो कोई वही व्यक्ति आएगा जो बहुत परेशानी में होगा। मेरे स्टाफ ने मुझे जगाया, मैं बाहर गया, उनसे मिला, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कैसे हम संवेदनहीन समाज में जीते हैं। पड़ोस के जिले में वो सब मजदूर, वो आदिवासी थे, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट से कोस्टल एरिया में आके मजदूरी कर रहे थे। एक कैनाल का काम चल रहा था, उस कैनाल के काम में कॉन्ट्रैक्टर के नीचे लेबर थे। एक माँ जिसका 2-3 साल का बच्चा, उसको बुखार आ गया था, तो उस माँ ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे आप अनुमति दो, मैं जाके अस्पताल में बच्चे को दिखा के आ जाती हूँ, क्योंकि इसको बुखार आ रहा है, इसका शरीर तप रहा है। आप विश्वास करोगे उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? उस कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चे को उठाया, कहा कि अच्छा, बहुत गर्म है बच्चा, और उसको कैनाल में पानी में डाल दिया। इतनी शर्म की बात है हमारे समाज में, आज भी हम इस तरह की भावनाएं लेके जीते हैं। वो सब के सब आतंकित हो गए, वो पास में पुलिस थाने में गए, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारी व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था में गरीब की कोई नहीं सुनता है। हमारी व्यवस्था इस तरह की है, हमारी जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस सिस्टम में केवल और केवल जिसकी पहुंच होती है, जो कोई अमीर है, जो कोई सक्षम है, उन्हीं लोगों की बात सुनने की एक व्यवस्था है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम श्रेणी ऐसी होगी जो कि गरीबों की भी सुनते हैं। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। सब के सब बेचारे रात में अपना सामान, शाम के टाइम में करीब 7-8 बजे की घटना रही होगी उस पड़ोस के जिले में, वहां से वो लोग पैदल चलते चलते रात में मेरे पास तक पहुंचे। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं, मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं दे रहा हूं उदाहरण, क्योंकि उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि अश्विन भाई के, वहां पे ज्यादातर लोग अश्विन भाई बोलते थे, तो अश्विन भाई के पास अगर आप जाओगे तो आपके पास एक कम से कम ये है कि वो सुनवाई होगी। काम होगा ना होगा, लेकिन सुनवाई जरूर होगी। ये भावना थी, गरीबों को एक विश्वास था। वो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे मजदूर 70-80 लोग रात में आए, मैंने उनको भोजन दिया, और पड़ोस के जिले के कलेक्टर को बोला, मैं सीनियर था, मेरे से वो 2-1 साल जूनियर थे, उनको मैंने बोला कि इस तरह की बात। फिर उन्होंने भी अपना एक्शन लिया। उन मजदूरों को सबको बैठा के वहां से, जिस फुलबानी जिले के थे वो लोग, फुलबानी जिले में उनको भेजा, बस में बैठा के भोजन के साथ, कर भोजन वगैरह सब व्यवस्था करके। कई वर्षों बाद में, 10-12 वर्षों बाद में, मेरे पास एक पत्र आता है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आज मैं 10वीं की परीक्षा पास किया। फुलवानी से आता है वो पत्र। और कई वर्षों पहले, जब हम लोग पूरे, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे गांव के सब लोग पड़ोस केंद्रापड़ा जिले से प्रताड़ित होके आए थे, तब रात में आप लोग हमसे मिले थे। मुझे वो जिंदगी की घटना आज भी याद है। उस बच्चे ने लिखा कि आपने हमारे प्राण, मैंने कोई प्राण नहीं बचाए, लेकिन उसने, बच्चे ने ये लिखा कि आपने हमारे प्राण बचाए, हमारी, हमको एक नई जिंदगी दी, इसलिए मैं आपको आज, मेरी ये 10वीं की परीक्षा पे मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो ये अगर हम कॉन्फिडेंस लेके आ सके समाज की किसी भी गरीब से गरीब तबके में, तो शायद हमने जिंदगी में कुछ किया। मैं यही आप सबसे, नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। हो सकता है आप ऐसे ऐसे काम करें जिनकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी, लेकिन अगर आपने अपने कार्य में बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो हमारे वंचित, जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनको अगर ध्यान में नहीं रखा, तो शायद लोक सेवा में आने का मतलब नहीं है। लोक सेवा से निकलिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अगर गरीबों की हमने सेवा नहीं की, हमने, अगर हमने कमजोर व्यक्तियों को अपने ध्यान में नहीं रखा हमेशा, तो हम इस सेवा के लायक नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जिंदगी में जब आपके सामने ये प्रश्न आए कि मैं इस वक्त क्या करूं, ये गरीब मेरे सामने है, मेरे सामने ये रूल्स है, ये रूल बुक है, इस रूल बुक को मैं फॉलो करूं, या इस गरीब की सेवा करने के लिए मैं शायद इस रूल को भी तोड़ दूं,
तो इस घटना को जरूर याद रखिएगा, कटक की इस घटना को जरूर याद रखिएगा। किसी की जिंदगी में अगर परिवर्तन लाना है तो हो सकता है हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़े, बहुत कुछ भूलना पड़े, बहुत कुछ अलग तरीके से देखना पड़े, लेकिन वो देखिएगा जरूर। ये पहली घटना मैं आपके सामने साझा कर रहा था। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोक सेवा, सिविल सर्विसेज कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है हम जब पद पे हो, सिस्टम अपने आप चलता है, 80% से ज्यादा सिस्टम अपने आप चलता है, लेकिन हमें लगता है कि हम चला रहे हैं। हमें हर वक्त ये लगता रहता है कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आसान काम नहीं है। जब विशेषकर कोई बड़ी परिस्थिति, दुर्दम्य परिस्थिति जब आती है, तब सिर्फ दो चीजें आती है अपने साथ। एक तो हमारे संस्कार जो कि हमको फैसले लेने में मदद करते हैं, और दूसरा ईश्वर पे अदम्य विश्वास। आपके ईश्वर कोई भी हो सकते हैं। आपके ईश्वर, अ, आप अगर सरदार हैं, सिख हैं, तो आपके गुरुजी हो सकते हैं। आप अगर मुसलमान हैं तो आपके, अगर आप अगर क्रिश्चियन है तो आप किसी और में विश्वास कर सकते हैं। किसी में भी आप विश्वास करें, लेकिन जो प्रकृति के प्रणेता है, जिन्होंने इस विश्व को, इस सृजन को, इसको सबको बनाया, वो कोई एक ऐसा पावर है जो पावर शायद जिसकी कल्पना या जिसके ऊपर स्टडी और जिसके ऊपर किताबें लिखने से भी उसको हम नहीं पहचान सकते। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे परिवार में मेरे दो पुरखों ने जीव समाधि ली थी, तो शायद कुछ ऐसा है कि मैं जब मेडिटेशन करता हूं तो मैं ईश्वर के साथ जुड़ सकता हूँ। तो वो शायद एक ऐसा बड़ा सौभाग्य, बहुत कम लोगों को इस तरह का सौभाग्य मिलता है। तो ईश्वर में अदम्य विश्वास रखें, ईश्वर में अदम्य विश्वास रखें। उस विश्वास से इतनी बड़ी शक्ति आएगी, इतनी बड़ी शक्ति आएगी जिसकी आप, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी कानून, कोई भी रूल, कोई भी पोस्ट, वो आपको शक्ति नहीं दे सकती जो अदम्य विश्वास की शक्ति देती है। मैं इसका उदाहरण आपको दूंगा। यही अक्टूबर का महीना 1999, तब मैं बालेश्वर में सेवा कर रहा था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक आया सूचना कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। कैसा तूफान आएगा, क्यों? ये था कि जो 100 साल में एक बार आता है, उस तरह का तूफान आने वाला है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से हवाएं आएगी, 300 किलोमीटर पर आवर। अभी रिसेंट टाइम्स में जो सबसे बड़ा तूफान था, उस तूफान में 220 210 की स्पीड थी, ये 300 की स्पीड थी। तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूंगा। मैं बहुत नौजवान था, बहुत यंग था, कोई बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं था। 27 तारीख को लोग इंटरनेट वगैरह पे लोगों ने बहुत लिखा कि मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का यूज यूएस नेवी की वेबसाइट में जाके पता करना कि कहाँ से आ रहा है, कितनी वेग से आ रहा है, वो सब अपनी अलग जगह थी। मेरे ख्याल से उसकी इम्पोर्टेंस कहीं उस पूरी घटना में 10% 12% होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी 27 की रात को मैं सो नहीं पाया था। 27 अक्टूबर 1999 की रात को। 28 की सुबह सुबह हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना कुछ समय ध्यान में लगाता हूँ, पुरानी आदत है ये। 28 की सुबह को मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, ये आपका आशीर्वाद है। ये जो सुपर साइक्लोन आ रहा है, ये सुपर साइक्लोन आपका गिफ्ट है, ये आपका आशीर्वाद है। आप ये मुझे दे रहे हो, इसको स्वीकार करने की शक्ति मेरे में नहीं है। अगर आप ये गिफ्ट दे रहे हो तो मुझे साथ ही साथ एक चीज और दो। मैंने भगवान से, मैं वार्तालाप करता हूँ, मैं, मेरी कोई बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं होती, मैं बातें करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसको स्वीकार करने की शक्ति भी साथ ही साथ दो। केवल ये गिफ्ट मैं अकेला मैं आपसे नहीं लूंगा, मुझे इसको स्वीकार करने की शक्ति भी साथ ही साथ दो। आप विश्वास करेंगे, इस प्रार्थना के बाद में मेरी जिंदगी में कैसी एक अलग शक्ति आई। 9:30 पौने 10 बजे तक मैं ऑफिस पहुंचा, सारे के सारे ऑफिसर्स को बुलाया, जितने एमएलए थे जिले के उन सबको बुलाया, जितने एमपी थे उनको बुलाया, सारे के सारे जितने समाज थे हमारे, समाज के कई विभिन्न वर्ग होते हैं जो कि किसी किसी न किसी तरीके से संगठित होते हैं, उन सबको बुलाया। लॉयर्स का एक समूह था, उनको बुलाया। जो हमारे वहां पे क्षत्रिय वर्ग के समूह थे उनको बुलाया। जो व्यापारी वर्ग के समूह थे उनको बुलाया, सबको बुलाया। मैंने कहा देखो,
ये विपत्ति एक ऐसी विपत्ति आ रही है जिसके लिए केवल एक कलेक्टर या केवल उसकी टीम से काम नहीं होगा। ये करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और इस विपत्ति का अगर हमने सामना कर लिया, तो हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज याद रखें कि हमने ऐसी परिस्थिति में मिलके काम किया जिस परिस्थिति में शायद अगर हम मिलके काम नहीं करते तो हम में से हजारों लोग अपनी जान गंवा लेते। आप रातों रात, औरतों ने रात भर, गृहिणियों ने रात भर भोजन बनाए, गुड़ और आलू की सब्जी और पूड़ी को। मैंने कहा बहुत कठिन चीज नहीं करनी है हमको, आसान सी चीज करनी है। ऐसे बांध बांध के छोटे छोटे ग्रुप बनाए। जितने भी लोगों के पास, जिसके पास भी स्टॉक था, उसने चूड़ा और गुड़ के स्टॉक को कलेक्टर के पास रख दिया। हम लोगों ने सब ने मिलके पूरे गांव गांव में सब जगह बांट दिया और सिर्फ एक मैसेज दिया, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज दिया कि देखो बहुत बड़ी चीज आने वाली है, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी न किसी पक्के घर में जाके आप शरण ले लेना। इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट, अपने घरों से बाहर। क्योंकि उड़ीसा में उस वक्त बहुत गरीबी होती थी, आज भी गरीबी है, उस वक्त तो बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब थी। सारे के सारे घर कच्चे घर होते थे। घर में, गांव में ज्यादा से ज्यादा एक कोई मंदिर होता था जो पक्का होता था, या कोई शायद स्कूल होती थी वो पक्की होती थी, या कोई एक बड़े जमींदार का घर पक्का होता था। इससे ज्यादा कोई पक्का घर होता ही नहीं था, कंक्रीट का घर होता ही नहीं था। जिन लोगों ने वो क्षेत्र नहीं देखा है उनको ये शायद कल्पना करने में दिक्कत हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी ही थी। तो लोगों ने हमारी बात सुनी, इसलिए सुनी क्योंकि हम सिंसियरिटी के साथ उनके पास गए थे, हम सच्चे मन से उनके पास गए थे। और ये प्रशासन की तरफ से हम नहीं गए थे, हम सब के सब, हर एक समूह, जो भी समूह था, जो भी सामने आया, जो भी व्यक्ति आया, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप ये करो या वो करो। जो आपके मन में इच्छा है, जिस 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 काम में आपको लगता है कि आपके काम का उपयोग अच्छा हो सकता है, उस काम को करो और करके किसी न किसी तरीके से आप समाज में एक कंट्रीब्यूशन करो। तो जो ईश्वर में अदम्य विश्वास से जो शक्ति आती है, उस शक्ति का हम अनुभव नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते वो शक्ति हमें क्या से क्या करवा सकती है। तो जब भी आप कठिन परिस्थितियों में रहो, मेरा आपसे निवेदन है, आप सीधा वार्तालाप करिए। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि अंदर मन में एक ऐसी शक्ति दे सके जिस शक्ति से हम दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति से जूझ सकते हैं। मुझे इतनी आज भी खुशी मिलती है पड़ोस के दूसरे जिलों में, हालांकि ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मेरे जिले में कम से कम कई हजार व्यक्तियों की जानें बच गई उस सुपर साइक्लोन में। 20 हजार लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अगर ईश्वर ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमारे जिले में, बालेश्वर में इतने लोगों की जानें बच गई, तो लगता है कि ये बहुत बड़ी एक समाज की उपलब्धि है जिसमें सभी समूह जुड़े। तो ये दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता था। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हम लोग जिस परिवेश में अभी जाएंगे, उस परिवेश में हमारे सामने 50 चीजें होंगी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये मीटिंग, वो मीटिंग। ऐसी परिस्थितियों में एक स्वाभाविक है हम केवल एक सतह पे देखने की आदत में पड़ जाते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पोस्टेड हैं, कल कहीं पे और पोस्टेड होके गांवों के नाम भी हम नहीं याद कर पाते, तो गांव की समस्या तो कहाँ सुलझा पाएंगे। शहर के किसी कोने में किस तरह की पानी की प्रॉब्लम है, या किस तरह से ड्रेनेज की इश्यू है, या किस तरह से ट्रैफिक का इश्यू है, वो समझे तब तक तो ट्रांसफर हो जाती है। तो एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि एक सुपरफिशियल नॉलेज के बेसिस पे हम चलने की आदत पड़ जाती है। मेरा आपसे निवेदन है, हो सकता है 50 चीजों में हम सुपरफिशियल रहें, लेकिन कम से कम 3 या 4 चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसके आप रूट कॉज में जाएं, जिसके मूल में जाएं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं पूजनीय दत्ता जी का। विदेश में जहां भी जाते हैं, भाई साहब की बहुत एक अच्छी आदत है, पहले जाके गांव में जाएंगे। अगर वो जर्मनी में गए तो जर्मनी के एक गांव में जाएंगे, फ्रांस में गए तो फ्रांस के एक गांव में जाएंगे, अगर वो गए यूएस में गए तो यूएस के गांव में जाएंगे, और गांव में जाके उसको देखते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी अपनी विशेषता रखी, अपने कार्य करने की शैली रखी माननीय दत्ता जी ने, कि गांवों से विश्व भर में किस तरह से
सरकार का, गांव का, समाज का, गांव में रहने वाले लोगों का, उनका किस तरह से जुड़ाव है, उनका किस तरह से व्यवहार है, वो सीखने की बात है। तो सीखने की बात इसमें यह है कि आप रूट कॉज में गए, बहुत लोगों की तरह केवल एक सुपरफिशियल भावना से नहीं गए। अगर हम, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे, कई ऐसे मौके आएंगे जब, मैं आपको कटक पोर्ट का एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी शिप लोडर क्रेन है जो कि 4,400 टन एक घंटे में लोड करती है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मशीन, मतलब 5 मंजिल ऊंची मशीन थी। 2007 1 जुलाई, अचानक वो मशीन, जैसे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होके 2 हिस्सों में बट गई और एक हिस्सा उसका ऊपर गिरा, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हम लोग आश्चर्यचकित, मैकेनिकल इंजीनियर्स, एमटेक, पीएचडी, लेकिन हमें समझ में ना आ पाए कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक हादसा क्यों हुआ। जर्मनी से एक टेक्नीशियन वो आया, थाइजन ग्रुप का। वो टेक्नीशियन आके वहां से आया, अपने ओवरऑल्स में था, लगातार घूमे घूमे घूमे, उसको लिफ्ट के ऊपर, मशीन के ऊपर जाए, जो टूटा हुआ हिस्सा है उसके पास जाए, फाउंडेशन के पास जाए, दूसरी जगह जाए, पास में वैसे ही एक और शिप लोडर था, उसको उसने करीब 12-15 घंटे तक कोई शब्द नहीं है, कोई एक शब्द नहीं बोला होगा। वो अपनी छोटी सी डायरी में लिखता जाता है वो, और उसको खड़ा फोटो लेता जाता है और देखता जाता है उसको। इतने ध्यान से, इतने मनोभाव से उसने उस मशीन को देखा, और अगले दिन हमको रूट कॉज उसने बताया उसका, कि किस कारण से ये फेलियर हुआ। मुझे जिंदगी में इतना सीखने को मिला। मैंने कहा मेरी एमटेक व्यर्थ हो गई। एक टेक्नीशियन है ये, जिसने 7वीं क्लास तक फॉर्मल एजुकेशन ली, उसके बाद में अप्रेंटिसशिप की, अप्रेंटिस करके वो इस काम में लगा उसने। और हमारे साथ में गोवा पोर्ट में, जब जहां मैं सेवा कर रहा था, गोवा पोर्ट में इतने सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स, वो लोग हम दिखा नहीं पाए, लेकिन रूट कॉज तक वो व्यक्ति पहुंच गए। मैंने उससे पूछा कि आप कैसे पहुंचे। शाम को मैं उनको भोजन पे बुलाया और बोला, मैंने, आप कैसे इस रूट कॉज पे पहुंचे। उसने कहा कि मैं जितनी भी सुपरफिशियल चीजें थी, उन सबको देखा, एक एक करके डिस्कार्ड करता गया, अपने आप ही आप प्रश्न पूछता गया। और जैसे ही मेरी ये प्रश्नों की भावना कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टूटा है, तो वो उसी पॉइंट पे क्यों टूटा, अगर वहां पे आज करोजन का लेवल ये है तो ऐसा क्यों है। सफिशिएंट विड्थ थी मशीन की, जो थिकनेस थी उस जगह पे सफिशिएंट थी, फिर भी उसी जगह फ्रैक्चर क्यों आया। तो ये जो प्रश्न पूछने की, अंदर, जरूर नहीं कि सारे प्रश्न बाहर ही पूछे जाए, अपने आप को अंदर निहित, अंतर्निहित प्रश्न पूछने की जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक से रूट कॉज पे पहुंचा जाता है। जापानीज इसको 9 वाई कहते हैं। 9 बार पूछो, वाई 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 वाई। तो जितनी बार आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों हुआ, तो उससे आप रूट कॉज तक पहुंच पाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें जब आपके सामने आएगी, तो हर चीज के रूट कॉज जाए, पर आनंद आएगा, आनंद आएगा, और एक अलग तरह की ट्रेनिंग होगी अंदर ही अंदर, जिस ट्रेनिंग को, जिस ट्रेनिंग का समाज को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन आपको स्वयं को एक लाभ होगा। तो ये 3-4 छोटे छोटे उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता था। जिंदगी आगे बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, बहुत आनंददायक भी है, अगर हम, अगर हम जिस प्रयोजन से, जिस भावना को लेके इस सर्विस में, इस लोक सेवा में जा रहे हैं आज, उस भावना को अगर हम मेंटेन कर सके, तो समाज को, आपको स्वयं को, आपके परिवार को, सबको गर्वान्वित कर सकेंगे। नमस्कार।